हेलो एवरीवन। आज हम इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके कुछ एग्जाम्पल आज की इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सिद्ध कीजिए कि आंतरिक गुणन समष्टि में अल्फा और बीटा अगर लिनियरली डिपेंडेंट हैं, ठीक है, रैखिकता परतंत्र हैं, यदि और केवल यदि मॉड ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया यदि और केवल यदि, इसका मतलब ये है कि हमें अल्फा और बीटा को पहले लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर ले करके इसको प्रूफ करना होगा। उसके बाद में ये जो स्टेटमेंट है इसको लेकर के हमें अल्फा और बीटा को लिनियरली डिपेंडेंट मतलब कि रैखिकता परतंत्र या एक घात परतंत्र हमें प्रूफ करना है। तो दो कंडीशन हमारे पास में है, एक नेसेसरी कंडीशन, दूसरा सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो पहला हम कंडीशन पहले प्रूफ कर लेते हैं, प्रतिबंध आवश्यक है या द कंडीशन इज नेसेसरी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले अल्फा और बीटा को सपोज करना पड़ेगा कि ये रैखिकता परतंत्र, सपोज करना पड़ेगा कि ये रैखिकता परतंत्र है, लिनियरली डिपेंडेंट है। अगर आपने यूनिट 3 के लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि हम वहाँ पे दो वेक्टर लेते हैं जो बिलोंग करते हैं वी में, और दो स्केलर लेते हैं। अगर दो ही वेक्टर लें तो उसके लिए दो स्केलर हो जाएंगे जो बिलोंग करते हैं एफ में। ठीक है, या फिर एन वेक्टर लेते हैं, एन स्केलर लेते हैं। जो वेक्टर होता है वो बिलोंग करता है वी में, और जो स्केलर होता है वो बिलोंग करता है फील्ड एफ में। तो यहाँ पे फिर एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि ये जो अल्फा बीटा है, ठीक है, वो लिनियरली डिपेंडेंट होगा। कब होगा? यदि, ठीक है, इफ ए अल्फा और ए अल्फा पहले लेते हैं, ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू जीरो हो, जीरो होता है तो, ठीक है, अगर लिनियरली डिपेंडेंट है तो क्या होगा? या तो ए नॉन जीरो होगा या बी नॉन जीरो होगा या दोनों नॉन जीरो होंगे। ठीक है, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा स्केलर मिल जाएगा जो कि नॉन जीरो होगा और उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो जीरो के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि ये मान लेते हैं कि ए जो है 1 है, तो अल्फा जो है टू टपल्स ले लेते हैं, जीरो जीरो वेक्टर ले लेते हैं, प्लस बी जो है जीरो है तो बीटा को 1 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 और 0, यहाँ पे एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया 1, मतलब कि ये जो वेक्टर होगा वो क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, ये जीरो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, और जब जीरो इसमें मल्टीप्लाई होगा अंदर में तो दोनों जीरो हो गए और ये दोनों क्या हो गया? जीरो हो गया। तो पूरा का पूरा हमें जीरो मिल जाएगा, मतलब कि हमें जीरो वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, जीरो वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्केलर हैं वो क्या है? नॉन जीरो है। कोई ना कोई एक स्केलर ऐसा मिल गया ए जो कि नॉन जीरो है, ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो दो वेक्टर थे वो क्या थे? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर थे। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर की बात करें तो वो पूरा का पूरा जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा जो स्केलर है वहां पे वो पूरा का पूरा जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा वो लिनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा? जब उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, दोनों के दोनों जीरो होने चाहिए। ये कब हो सकते हैं? जैसे कि अगर 1 0 ले लेते हैं प्लस 0 1 ले लेते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस भी बोलते हैं इसको। तो 0 1 और 1 0, अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पर जीरो जीरो कब आएगा? जब यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ पे जीरो होगा तभी वो जीरो जीरो आएगा। अदरवाइज कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है जिसके हम इसके इक्वल में जीरो जीरो ला सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इससे ही ऑपरेट होगा। तो अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं और इससे ऑपरेट कराते हैं तो वो हमेशा नॉन जीरो ही आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लाना होता है? जीरो वेक्टर लाना होता है। तो इन दोनों को जीरो ही होना पड़ेगा। इसीलिए ये जो दो वेक्टर हैं ये क्या हो जाएंगे? लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो जाएंगे। और उसका उससे क्या इंप्लाई होता है? ये जो दो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे? जीरो जीरो एलिमेंट होंगे, मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट जीरो होते हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट में। लेकिन लिनियरली डिपेंडेंट में कुछ एलिमेंट ऐसे मिल जाते हैं स्केलर वैल्यू जो कि नॉन जीरो भी होते हैं। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले अल्फा और बीटा लिनियरली डिपेंडेंट है। हमें सिद्ध करना है कि मॉड ऑफ अल्फा बीटा नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा के इक्वल हमें सिद्ध करना है, क्योंकि अल्फा बीटा लिनियरली डिपेंडेंट है। अतएव अल्फा इज इक्वल टू ए बीटा, ये हो सकता है अल्फा इज इक्वल टू ए बीटा हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ए इज इक्वल टू, अगर अल्फा इज इक्वल टू ए बीटा है तो यहाँ पे वही वाली कंडीशन आ जाती है, अल्फा माइनस ए बीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अल्फा माइनस ए बीटा इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे ए क्या है? नॉन जीरो है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि बिलोंग करता है एफ में। तो हमें क्या प्रूव करना है अभी? हमें प्रूव करना है मॉड ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा और
नॉर्म ऑफ बीटा। तो देख लीजिए यहाँ पे मॉड ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की जगह पे क्या रख दिया हम, ए बीटा रख दिए, फिर ए को हम बाहर निकाल लिए मॉड में, और ये क्या बच गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी होती है, नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर लग गया। नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए बीटा इज इक्वल टू ए नॉर्म ऑफ बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू ए नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे जब अल्फा निकाले वो कितना निकला, नॉर्म मॉड ऑफ ए और नॉर्म ऑफ बीटा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू इतनी है और बीटा की वैल्यू, बीटा को बीटा ही रख दिए। जब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट किए इस इक्वेशन में, तो अल्फा की जगह पे क्या रख दिए, मॉड ऑफ ए और बीटा की जगह पे बीटा, नॉर्म ऑफ बीटा, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर हो गया, एक नॉर्म ऑफ बीटा यहाँ से आ गया और दूसरा नॉर्म ऑफ बीटा यहाँ से आ गया, तो नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये जो इक्वेशन 1 है और ये वाला इक्वेशन 2 है, ये दोनों इक्वेशन का जो राइट साइड की वैल्यू है दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये है कि उसकी लेफ्ट साइड की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 से मॉड ऑफ अल्फा बीटा नॉर्म ऑफ अल्फा और नॉर्म ऑफ बीटा के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से प्रूफ होता है फर्स्ट कंडीशन, द कंडीशन इज नेसेसरी। आते हैं आप सेकंड कंडीशन में। अब हम ये मान के चलेंगे कि मॉड ऑफ अल्फा बीटा नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा के इक्वल है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि अल्फा और बीटा क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो यदि अगर बीटा को हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है, जीरो वेक्टर मान लेते हैं, जब भी यहाँ पे डार्क में लिखा होता है ये जीरो वेक्टर को ही डिनोट करता है, और नॉर्मल जीरो लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो ये नॉर्मल जीरो लिखा है और ये बोल्ड में लिखा हुआ है। बोल्ड में लिखने का मतलब यही होता है कि वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे ये एक स्केलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा और वेक्टर जीरो हो जाएगा। अब कोई भी जो अल्फा बीटा होता है वो क्या कह सकते हैं उसको, कॉन्जुगेट सिमेट्री को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम अल्फा बीटा लिया है वो कहाँ से है, किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस से है, और इनर प्रोडक्ट स्पेस में 3 कंडीशन वो फॉलो करता है। कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास में है, एक नॉन निगेटिविटी, मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेकंड, सिमेट्री या कॉन्जुगेट सिमेट्री, मतलब या तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट होगा अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो बीटा अल्फा नॉर्मली हो जाता है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा अल्फा के इक्वल हो जाएगा, फिर अल्फा बीटा जो है बीटा अल्फा के कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिया गया है, देखो अल्फा और जीरो वेक्टर था, तो जीरो वेक्टर और अल्फा का कॉन्जुगेट लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी दो वेक्टर का जब मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन या फिर ऐसा कह दें, अगर कोई भी एक जीरो वेक्टर है और दूसरा नॉन जीरो वेक्टर है, तो उनका जो इनर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा था एक्स और वाई स्टार जो होता है वही एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक जो है दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब कि एक्स में अगर x1 x2 x3 एलिमेंट है, तो y में y1 y2 y3 ये रो वेक्टर है और ये कॉलम वेक्टर होगा, जब तो इन्हीं लोग का, तो इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होता है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो x1 का मल्टीप्लिकेशन y1 के साथ में, x2 का मल्टीप्लिकेशन y2 के साथ में, और x3 का मल्टीप्लिकेशन y3 के साथ में, मतलब x अगर जीरो होगा तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें सिर्फ जीरो एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, अगर कोई भी एक जीरो वेक्टर है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, सपोज कर लिए थे कि बीटा जीरो वेक्टर है, तो नॉर्म ऑफ बीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसके आगे देखिए, फलता दिया गया परिणाम, ठीक है, फलता दिया गया परिणाम सत्य है तथा जो अल्फा बीटा का जो सेट बनेगा उसमें बीटा को हम क्या मान के चल रहे हैं, जीरो मान के चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रैखिकता परतंत्र हो जाएगा, क्योंकि एक शून्य सदिश को अंतर्विष्ट करने वाला समुच्चय सदैव रैखिकता परतंत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो परतंत्र होता है, यहाँ पे लिखना भूल गए ये, तो लिनियरली डिपेंडेंट होता है। अब जीरो वेक्टर को कंटेन करने वाला कोई भी सेट कैसे लिनियरली डिपेंडेंट होगा, इसके लिए हम सिंपल सा बता सकते हैं कि अगर ए अल्फा प्लस बी इंटू जीरो वेक्टर है इक्वल टू जीरो लाने के लिए, ये तो हम जीरो ले लेंगे, ठीक है, अल्फा कुछ भी रहे नॉन जीरो अगर मिल जाता है तो इसको जीरो ले लेते हैं, ये तो जीरो आ गया, लेकिन इसको भी हमें जीरो करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो वेक्टर पहले से, इसको नॉन जीरो लेंगे तब भी चलेगा। और जब भी ये जो स्केलर है ये तो जीरो के इक्वल हो गया, लेकिन ये जो है 5 ले लेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, ठीक है, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है, ठीक है। अल्फा और जीरो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है। अब देखिए यदि बीटा नॉन जीरो हो तब क्या होगा, तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे, अगर बीटा नॉन जीरो हो तो नॉर्म ऑफ बीटा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। कभी भी निगेटिव तो होता नहीं है, कभी भी कोई भी वेक्टर का जो नॉर्म होगा वो
कभी भी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा या तो जीरो के इक्वल होगा या तो पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे नॉर्म ऑफ बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ली गई है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वन अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा इंटू मॉड ऑफ अल्फा बीटा ले लेते हैं। ठीक है, वन अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा को मॉड ऑफ अल्फा बीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं और वहां पे हमें क्या मिल जाता है, नॉर्म ऑफ अल्फा अल्फा मिल जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है किसके इक्वल है, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, वन अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा की वैल्यू और वो मल्टीप्लीकेशन होगा इसके साथ में, और ये किसके इक्वल है, यहाँ पे देख सकते हैं मॉड ऑफ अल्फा बीटा जो है नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा की इक्वल है, क्योंकि इसी को लेकर के हमें अल्फा बीटा को लिनियरली डिपेंडेंट प्रूव कराना है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा, और यहाँ पे नॉर्म ऑफ बीटा कट जाएगा तो नॉर्म ऑफ अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो वेक्टर था हमारे, जो ये जो वैल्यू है नॉर्म है, उसको हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको इस वाले जो हमारे पास सेकंड वेक्टर है उसमें उसमें ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा। हम किसी भी, जैसे अगर 5 हमारे पास में अल्फा बीटा है तो हम इसको या तो इसमें बीटा के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं या तो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं। हम किसी भी एक वेक्टर में ले जा सकते हैं, अगर वो कोई स्केलर वैल्यू है तो ये स्केलर है, तो किसी भी एक वेक्टर में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। यहाँ पे हम इस बीटा को इस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करा दिए, फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा को सपोज कर लेते हैं कि वो गामा के इक्वल है, और गामा क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि गामा गामा किसके इक्वल है, बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा के इक्वल है। तो हमेशा ये वाला जो कंडीशन होता है वो एक यूनिट वेक्टर का कंडीशन होता है। तो हम इस क्या बना लिए, अल्फा और गामा बना लिए, और यहाँ पे नॉर्म ऑफ अल्फा और नॉर्म ऑफ गामा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अभी यहाँ से छोड़ दीजिए इसको। अब देखिए पुनः नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस अल्फा गामा इंटू गामा होल स्क्वायर, हम ये मान के चल रहे हैं, हम इसको लेकर के प्रूव करेंगे अल्फा बीटा क्या है, एक लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। तो अल्फा, अब यहाँ पे ये जो अल्फा गामा है उसको सपोज कर लिया गया है पी। ठीक है, अल्फा गामा को पी सपोज कर लिए, तो नॉर्म ऑफ अल्फा जो है वो स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा अल्फा के इक्वल होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर अल्फा माइनस पी गामा लिखा हुआ है, ठीक है, अल्फा माइनस पी गामा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा माइनस पी गामा कॉमा अल्फा माइनस पी गामा। अब यहाँ पे सबका पेयर बना लेते हैं अलग अलग, तो अल्फा अल्फा का पेयर बन जाएगा, फिर पी माइनस पी कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस पी कॉमन निकल जाएगा और गामा और अल्फा का पेयर बन जाएगा। ठीक है, गामा अल्फा के पेयर बन गया। उसके बाद में फिर से यहाँ पे आते हैं, तो अल्फा और माइनस पी गामा, और माइनस पी को ये सेकंड वेक्टर से आएगा, तो सेकंड वेक्टर से जब बाहर निकालते हैं तो माइनस पी का कॉन्जुगेट लग जाता है, तो अल्फा माइनस पी कॉन्जुगेट और अल्फा गामा आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। उसके बाद में यहाँ से माइनस पी बाहर निकलेगा और यहाँ से माइनस पी कॉन्जुगेट बाहर निकलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और पी इंटू पी कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, इंटू गामा गामा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सेम एलिमेंट रहते हैं किसी भी इनर प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर है, वो अल्फा वेक्टर है तो नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो गामा अल्फा है वो किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। ठीक है, गामा अल्फा पी के इक्वल है, तो अगर हम ये जानते हैं अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, बीटा अल्फा के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे गामा अल्फा है तो वो अल्फा गामा, यहाँ पे क्या है, गामा अल्फा है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा गामा के कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा। और अल्फा गामा क्या मान के चले, अभी तक यहाँ पे पी मान के चले तो पी का कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो पी पहले से ही था, यहाँ पे पी का कॉन्जुगेट आ गया, इसके इक्वल में पी का कॉन्जुगेट आ गया। उसके बाद में पी कॉन्जुगेट पहले से था यहाँ पे और अल्फा गामा लिखा तो पी उसकी जगह पे पी आ गया। तो हम यहाँ पे ये भी जानते हैं कि पी और पी का कॉन्जुगेट आपने जेड में पढ़ा होगा, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। वैसे ही पी इंटू पी कॉन्जुगेट मॉड ऑफ पी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी मॉड ऑफ पी का स्क्वायर, यहाँ पे भी मॉड ऑफ पी का स्क्वायर, टू मॉड ऑफ पी का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखो मॉड ऑफ पी का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे हम इसको कटा सकते हैं। यहाँ गामा गामा को इसीलिए 1 लिया गया है क्योंकि गामा क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर हमेशा उसका नॉर्म निकालने से 1 के इक्वल होता है, क्योंकि उस यूनिट वेक्टर या किसी का नॉर्म एक प्रकार का लेंथ ही होता है, और यूनिट वेक्टर की लंबाई जो होती है, लेंथ जो होती है वो 1 होती है, इसलिए उसका नॉर्म जो है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसीलिए नॉर्म का स्क्वायर 1 के इक्वल यहाँ पे आ गया। तो नॉर्म ऑफ गामा गामा को इनर प्रोडक्ट ऑफ गामा गामा को नॉर्म ऑफ गामा का स्क्वायर ना लेकर के उसको 1 ले लिए। ठीक है, यहाँ से पी पी कॉन्जुगेट और पी पी कॉन्जुगेट कट गया, और पी पी कॉन्जुगेट यहाँ जो बचा उसको मॉड ऑफ पी का स्क्वायर बना दिए, तो नॉर्म ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस नॉर्म मॉड ऑफ पी का स्क्वायर। ठीक है, और पी किसके इक्वल है, अल्फा गामा के इक्वल है, क्योंकि हमने इसको यही ऐसे सपोज किया था, तो उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया वापस से। अब देखिए यहाँ पे जीरो कैसे आया, तो हम ये जानते हैं अल्फा गामा किसके इक्वल है, अल्फा गामा यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा के इक्वल है। एक स्टेप और यहाँ पे बढ़ा सकते हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू भी
नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो किसके इक्वल में 0 आया है? अल्फा माइनस अल्फा गामा इंटू गामा के नॉर्म के स्क्वायर के इक्वल क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, इसके इक्वल में 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है यहाँ पे वो 0 वेक्टर होगा तभी वो 0 होता है। ठीक है, अगर अल्फा अल्फा मतलब कि नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर 0 आता है, ये इंप्लाई करता है कि ये जो अल्फा है वो 0 होगा। ये थ्योरम हमने पढ़ा था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, आप देख सकते हैं। तो ये अल्फा 0 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, ये पूरा का पूरा जो सेट बन रहा है एलिमेंट का, वो क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। 0 वेक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और ये जो इनर प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा स्केलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा माइनस अल्फा गामा इंटू गामा इक्वल टू 0 वेक्टर। इसका साइड चेंज कर दिए, राइट साइड ले गए इन सबको, तो अल्फा गामा इंटू गामा, ये राइट साइड चले गया और ये लेफ्ट साइड में अल्फा बच गया। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा गामा इंटू गामा हो गया। और यहाँ पे गामा किसके इक्वल है? गामा को यहाँ पे देखो, बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा को हम गामा सपोज करके चले थे, उस वैल्यू को वापस रख देते हैं बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा के इक्वल। तो क्या हो जाएगा? देखिए, अल्फा इंटू बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा इंटू बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा। अब यहाँ पे इस नॉर्म ऑफ बीटा को उससे बाहर निकाल लेते हैं, ये एक प्रकार का स्केलर ही है। जब बाहर निकलेगा तो 1 अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, और ये अल्फा बीटा और ये वाला बीटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे अल्फा को हम क्या मान के चले थे? ए बीटा मान के चले थे, जहाँ ए क्या हो जाएगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ए जो है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। कहाँ से स्टार्ट किए थे? अल्फा इज इक्वल टू ए बीटा, और इस ए को हमने क्या प्रूव कर दिया? नॉन जीरो। ठीक है, और ये जो स्केलर वैल्यू है वो नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक लिनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर हो गया। कौन सा सेट ऑफ वेक्टर? अल्फा बीटा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है अल्फा और बीटा क्या है? लिनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, देखिए आगे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू ए बीटा है यहाँ पे। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू, ये इसको ए मान लिए तो ए बीटा हो गया, और अल्फा माइनस ए बीटा इज इक्वल टू 0 आता है, तो ये अगर नॉन जीरो होता है तो हम क्या बोलते हैं? इस अल्फा बीटा को ये एक जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर नहीं, ये क्या है? एक लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है करके, सेट ऑफ वेक्टर है करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 11। यदि एक आंतरिक गुणन समष्टि में नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा होता है, तो सिद्ध कीजिए कि सदिश अल्फा और बीटा लिनियरली रहित परतंत्र है, लिनियरली डिपेंडेंट है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है। मतलब क्या बोला जा रहा है? अगर ये कंडीशन आपको दिया गया है तो हमें ये प्रूव करना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर लिनियरली डिपेंडेंट होंगे तो वो जो है इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही होता है, ये जरूरी नहीं है, हमें यही प्रूव करना है। तो पहला चीज तो इसको प्रूव कर लेते हैं कि अगर ये कंडीशन हमारे पास में है तो अल्फा और बीटा लिनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, देखिए हमें दिया गया है कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। ठीक है, ये दिया गया है, हमें इसे प्रूव करना है कि अल्फा और बीटा लिनियरली डिपेंडेंट है। तो दोनों साइड स्क्वायर लगा देते हैं। जब स्क्वायर लगाएंगे तो नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। अब इसको लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे उसी में स्क्वायर लगा देते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाने से डायरेक्टली वो स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ पे स्क्वायर लगा तो नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों कट गया, बीटा स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा, और यहाँ पे 2 नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा बच जाएगा। ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा होता है। ठीक है, अब इस रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा का मतलब उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी है और निगेटिव वैल्यू भी है। ठीक है, मतलब जीरो भी है उसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकता है उसमें, निगेटिव वैल्यू भी आ सकता है, क्योंकि रियल पार्ट है। रियल का मतलब ये होता है जीरो से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, जीरो से लेकर के माइनस इनफाइनाइट, मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू, सारी वैल्यू क्या होती है? रियल नंबर में आती है। तो यहाँ पे अगर इसको ऐसे चेंज किया जाए, नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसी की इक्वल है। तो ये जो रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा होता है वो मॉड ऑफ अल्फा बीटा के से छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें मॉड लग गया, लेकिन इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू है।
तो या तो इसके बराबर हो सकता है या तो इससे छोटा हो सकता है। नेगेटिव का मतलब उससे छोटा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा किसके इक्वल आ गया, लेस देन और इक्वल टू आ गया मॉड ऑफ अल्फा बीटा के। ठीक है, आगे देखिए स्वार्ज असमीका आपने पढ़ा होगा, इसी का 2-3 लेक्चर पहले हमने देखा था स्वार्ज असमीका क्या है। तो उसमें हमने देखा था कि नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ अल्फा बीटा के, या फिर ये लिखा हुआ था अल्फा बीटा जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा, वही चीज लिखा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर इन दोनों कंडीशन को अगर कंपेयर किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण नंबर 1 व 2 से यहाँ पे बोला गया है कि ये लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे बोला गया है कि ये वाला लेस देन और इक्वल टू है, मतलब यहाँ पे नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा लेस देन और इक्वल टू है और मॉड ऑफ अल्फा बीटा के, और यहाँ पे मॉड ऑफ अल्फा बीटा लेस देन और इक्वल टू है नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा के। ठीक है, दोनों को कंपेयर किया जाए तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पे नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा बीटा के। और जब ये इक्वल हो जाएगा तो अभी हमने देखा लास्ट थ्योरम में एग्जाम्पल में यहाँ पे कि अगर ये दोनों इक्वल हैं मतलब इसका जो वेक्टर होगा अल्फा बीटा वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो वहाँ पे इम्प्लाई कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, रैखिकता परतंत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। मान लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू -101 है, बीटा इज इक्वल टू 30 - 3 है। आंतर गुणन समष्टि V3R के दो सदिश हैं जिसमें मानक आंतर गुणन परिभाषित है, तब बीटा इज इक्वल टू -3 अल्फा हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू -3 अल्फा हो जाएगा। कैसे होगा देख लो, -3 अल्फा में अल्फा, इसका मतलब ये है -3 अल्फा की वैल्यू कितनी है, -101 है। इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, -3 इंटू 0 0 हो जाएगा, -3 इंटू 1 -3 आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है, मतलब बीटा इज इक्वल टू -3 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू -3 अल्फा। ये इंप्लाई करता है कि बीटा अल्फा का अदिश गुणन है। ठीक है, बीटा जो है अल्फा का अदिश गुणन है, यदिश वैल्यू है। ठीक है, -3 एक स्केलर वैल्यू है, अदिश वैल्यू है, तो अदिश गुणन है अल्फा जो है -3 का गुणन है, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि अल्फा बीटा जो है अल्फा का अदिश गुणन है, अर्थात अल्फा और बीटा रैखिकता परतंत्र है। ठीक है, अल्फा और बीटा रैखिकता परतंत्र है। ये तो प्रूफ हो गया एक साइड से कि अगर ये कंडीशन हमारे पास में है, मतलब कि हमने क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ पे अल्फा बीटा रैखिकता परतंत्र है, तो क्या इसको लेकर के हम क्या इसको प्रूफ कर सकते हैं कि अगर वो रैखिकता परतंत्र होगा दो वेक्टर तो उसका विलोम सत्य है या नहीं, मतलब इसको प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा होता है कि नहीं होता है। तो नॉर्म ऑफ अल्फा निकाल लेते हैं, नॉर्म ऑफ अल्फा मतलब उसके जो एलिमेंट होंगे उसका स्क्वायर का सम करके उनका रूट लगा देंगे, उन पर रूट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट -1 स्क्वायर, ठीक है, 0 स्क्वायर और +1 स्क्वायर। ठीक है, तीनों आ गया, -1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -1 स्क्वायर मतलब +1 हो गया, 0 स्क्वायर मतलब 0 हो गया और 1 स्क्वायर मतलब 1 हो गया, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी -3 स्क्वायर 9 हो गया, 0 स्क्वायर 0 हो गया। ठीक है, और -3 स्क्वायर यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, 9 9 18 हो गया, अंडर रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 का जो पेयर बना वो बाहर निकल जाएगा, 3 और √2 बच जाएगा, 3 √2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा को ऐड करते हैं तो √2 + 3 √2 आ जाएगा, मतलब कि 4 √2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों को ऐड किए तो 4 √2 आ गया। अब पहले अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर लेते हैं, अल्फा और बीटा को ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 - 1 2 हो गया, 0 0 - 0 0 हो गया और -3 - 1, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा है तो -3 + 1 -2 आ जाएगा। अब इनका भी इनर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इनका भी नॉर्म निकाल लेते हैं, नॉर्म निकालेंगे तो नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, अब इस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा 4 + 4 √8, √8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर में 2 कॉमन निकल जाएगा और ये अंडर रूट 2 बच जाएगा। अब देख सकते हैं आप कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा किसके इक्वल है, 4 √2 के इक्वल आता है, लेकिन नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है, 2 √2 के इक्वल आता है। अतः समीकरण नंबर 4 व 5 से नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल नहीं है नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये तो हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं कि अगर, एक मिनट, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर इक्वल है तो उसका जो एलिमेंट होगा या वेक्टर होगा वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, परतंत्र है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो जरूरी नहीं है कि वो इस कंडीशन को फॉलो करे, मतलब नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा को फॉलो करे।
ठीक है, ये नॉट इक्वल टू भी आ सकता है और इक्वल भी आ सकता है किसी किस कंडीशन में, लेकिन कहीं कहीं पे नॉट इक्वल टू भी आ सकता है किसी किसी वेक्टर के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।